उत्तर वैदिक काल के बाद जो काल आता है वो आपका आप कह सकते हैं कि पूर्व बौद्ध काल या जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उससे पहले और उत्तर वैदिक के लास्ट में क्या क्या हुए उसके बारे में आज के लेक्चर में करेंगे। फिर हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, किस प्रकार से महाजनपद का उदय हुआ, जनपद किसको कहते हैं, महाजनपद किसको कहते हैं, और किस प्रकार से द्वितीय नगरीय क्रांति आई और धीरे धीरे शहरीकरण की ओर जो उस समय का जो सभ्यता था वो बढ़ा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पूर्व धार्मिक आंदोलन और उत्तर वैदिक काल के जो बाद का पीरियड है उसको अभी हम लोग देखेंगे। यह पीरियड जो है आपका 600 से 321 ईस्वी पूर्व का है, यानी लगभग गौतम बुद्ध के काल का है। और इस समय दो कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे धर्म आते हैं, धर्म सुधार करने के लिए। जो सनातन हिंदू धर्म में जो बहुत सारी आडंबर और कर्मकांड आ गए थे उसको दूर करने के लिए क्षत्रियों के द्वारा दो नए धर्मों का उदय किया गया। एक था आपका बौद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब के बारे में पूर्व मौर्य काल या बुद्ध काल के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें खास करके उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, उसका राज्य निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, समाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था देखेंगे और फिर वहाँ के धार्मिक स्थिति या दर्शन को देखेंगे। तो उस समय जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से लगभग 10 गणराज्य थे, यानी राष्ट्र प्रमुख जो होता था वो चुने जाते थे। मगध साम्राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब जो हमें स्रोत मिले हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सबसे पहला स्रोत आप देखिए साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक सोर्स। लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही सोर्स लिख दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो इसमें आपका जो साहित्यिक सोर्स उस समय के मिले, खास करके ब्राह्मण साहित्य में संस्कृत में लिखे गए थे, उसमें वेदांग, जो वेद के समय में वेदांग की रचना की गई थी वेदों को समझने के लिए, उसके 6 पुस्तकें हैं। उससे आपके बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपके पाली भाषा में बहुत सारे बौद्ध साहित्य लिखे गए थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस भाषा में आपके बौद्ध साहित्य को लिखा गया था, तो पाली भाषा याद रखिए। यह क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। और जैन साहित्य मैक्सिमम प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और वहाँ पे अगर पुरातात्विक स्रोत में देखिएगा तो आहत सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के जो पीट करके धातु के बनाए जाते थे उसी को आहत सिक्का कहा जाता था, वो मिला है। उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य के रूप में आप 6 सूत्र जिसको बोला गया है, जिसके माध्यम से वेदों का अध्ययन किया जाता था, उसमें जो सूत्र है वो 6 कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए इसके तहत वेदांग या सूत्र साहित्य आते हैं जिसकी संख्या 6 है। सबसे पहला शिक्षा। तो यहाँ पे शिक्षा में हम लोग स्वर ज्ञान को समझने के लिए ये बनाया गया था। जैसे उसी में आपका जो हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण का बड़ विचार जो पढ़ते हैं वहीं से आया है, ठीक है। छंद ज्ञान को समझने के लिए बनाया गया था। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति को जानने के लिए, ठीक है, बनाया गया था। उसके बाद खास करके ये व्याकरण को समझने के लिए, ये सब व्याकरण है, व्याकरण को समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई थी, ठीक है। और इसकी रचना अष्टाध्यायी और इसी समय जो पाणिनि थे उनके द्वारा किया गया था। ज्योतिष ज्ञान को समझने के लिए ज्योतिष विज्ञान की रचना की गई थी। और कल्प सूत्र में कर्मकांडों का संकलन किया गया था, ठीक है। और बौद्ध साहित्य इसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। कई बार पूछेगा त्रिपिटक किस ग्रंथ या किस धर्म की रचना है, तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इससे भी बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, उस समकालीन परिस्थिति के बारे में मिलती है। जैन साहित्य के बारे में हमें आगम साहित्य से पता चलता है। सूत्र साहित्य जो कि आपके जैन धर्म का ही साहित्य है उससे पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि प्रथम नगरीय क्रांति कब आया था, तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। तो जिन लोगों ने प्रीवियस नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो लेक्चर आपके यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ऐसे ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद हमने वैदिक सभ्यता पढ़ाया था। उसके बाद आपका ये आ गया द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष।
उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नगरों में रहते थे, शहरी जीवन जीते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वीडियो लेक्चर जो लोग नहीं पढ़े वो देख लीजिएगा। अब है नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग, जो इतिहासकार का नाम है गार्डन चाइल्ड, उन्होंने किया है, और उस पुस्तक का नाम है द अर्बन रिवॉल्यूशन। पुस्तक का क्या नाम है? द अर्बन रिवॉल्यूशन। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया कि 10 तत्व क्या क्या होने चाहिए, किसी भी नगर के उत्थान के लिए, किसी राज्य के उत्थान के लिए क्या क्या तत्व होना चाहिए, वो उसमें चर्चा किया। तो सबसे पहला तत्व शासक वर्ग होना चाहिए, जो शासन को करेगा। दूसरा, धर्म का प्रचलन एवं धार्मिक इमारतों का अस्तित्व भी होना चाहिए। मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, जो करेंसी है वो होना चाहिए। व्यापार वाणिज्य का भी विकास होना चाहिए। लेखन कला का भी ज्ञान होना चाहिए। सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, जो टैक्स होता है वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे जो द्वितीय नगरीय क्रांति आती है, और वो खास करके गौतम बुद्ध के काल का, जो उस समय जैन मुनि और आपके गौतम बुद्ध का काल है, उसी समय द्वितीय नगरीय क्रांति आपके देश में आता है। और मेन रूप से यह क्रांति गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैलता है। यानी आप कह सकते हैं यूपी और बिहार, यमुना नदी आपको दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है, और गंगा नदी आपके बिहार में भी है, नहीं तो उसी दोआब पे फैला था यह संस्कृति। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा यमुना दोआब बिहार के आसपास के क्षेत्रों में उपरोक्त तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस काल को भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो कई बार पूछ देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि द्वितीय नगरीय क्रांति क्या कब आई थी। तो 600 ईस्वी पूर्व द्वितीय नगरीय क्रांति कब आई? 600 ईस्वी पूर्व में आई, और वो गौतम बुद्ध का काल था। ठीक है, अब आ जाइए प्रथम नगरीय क्रांति। यहाँ देखिए चर्चा किया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो सामान्य क्वेश्चन है लूसेंट वाला तो सबको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, जिससे कि आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। बुद्ध काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरों का तेजी से उदय हुआ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय के 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिला है, जो निम्न थे। उस समय के जो 6 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? सबसे पहला चंपा, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और अंग महाजनपद का राजा कभी कौन होता था? कर्ण। कर्ण अंग का ही है, और अंग कोई और जगह नहीं, बल्कि आपका जो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है वही अंग महाजनपद कहलाता था। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल, और अभी आपका बेगूसराय भी अंग में ही आ जाएगा, क्योंकि मुंगेर प्रमंडल में आ गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ की राजधानी चंपा उस समय की प्रमुख नगर थी। राजगिरी, जो राजगीर आप लोग अभी कहते हैं, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी जिसको बनारस बोलते हो, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का उत्तर प्रदेश का है। तो उस समय ये 6 प्रमुख नगर हुआ करते थे गौतम बुद्ध के समय में। और गौतम बुद्ध यही देखेंगे कि आप राजगीर में, श्रावस्ती में ज्ञान उपदेश बहुत ज्यादा दिया। कौशाम्बी यहीं घूमते हैं, श्रावस्ती में उंगली माल डाकू वाला कहानी है, वहीं रहता था वो। तो यही क्षेत्र में, जैसे अगर ये हम मान के चलें कि अगर ये भारत का मैप अगर हम यहाँ पे बना दें, और बना हुआ ही ये नीचे दिखा देते हैं, जैसे ये भारत का मैप है, तो ये सब जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये सब यहीं पे है आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये गंगा नदी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये सब गंगा नदी की इस पार और इस पार, तो यहीं पे वो सब सारा क्षेत्र है। और यहीं पे गौतम बुद्ध नेपाल से आते हुए इधर आए और यहीं पे ज्ञान उपदेश दिए और पूरा इस क्षेत्र में रहे। ठीक है, तो उस समकालीन अगर भारत को देखें तो वो आपका किधर दिखेगा? पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व में आपका ये सब क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब में इस द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। अब श्रेणी संगठन, व्यापार का संगठन हुआ करता था। जिस प्रकार से एक तरीका से समझ लो, अभी वर्तमान में बाजार समिति होता है ना, जो उसमें बाजार में किसी तरह का समस्या आ जाए व्यापारी लोग को या साफ सफाई, वो सब पे ध्यान देता है। आहत मुद्रा के रूप में था, यानी पंचमार्क मुद्रा कह सकते हो कि पीट पीट करके
ढलुआ नहीं, पीट करके धातु को काट करके उसको बनाया जाता था। व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। बंदरगाह, पश्चिम तट का सबसे प्रसिद्ध पुराना बंदरगाह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, और ये बीपीएससी यहीं से उठाता है। तो अगर पूछेगा कि पश्चिम में सबसे पुराना बंदरगाह कौन था, तो उसका नाम था भृगुकक्ष। क्या नाम था? भृगुकक्ष, या उसको भरोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरोच, और यह गुजरात में होगा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पश्चिम तट पर सोपारा तथा बंगाल में सबसे पूर्वी तट पर, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, ताम्रलिप्ति पूछा था, डायरेक्ट पूछा था कि प्राचीन भारत में सबसे पूर्वी तट पे कौन सा बंदरगाह है, तो ताम्रलिप्ति। यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन कहीं और से क्रिएट नहीं होता है, बल्कि इसी सब में से बीच बीच में से उठा लेता है, ठीक है। आपको लूसेंट वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ करके क्या करेगा, थ्योरी में से उठाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिया गया, देखिए तक्षशिला कहाँ था, अभी पाकिस्तान में है तक्षशिला, और आपका ये भरोच है गुजरात के पास में, सोपारा महाराष्ट्र के पास में है। तो हमने कोशिश किया कुछ मैप बना करके इसको दिखाने का। अब आ जाइए महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ? तो हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? लोहे का, और वह आविष्कार 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि जब औजार बनाए गए नए नए, कुदाल, खुरपी, जो भी हो खेती करने का, तो अनाज की पैदावार बढ़ी, और जब अनाज की पैदावार बढ़ी तो यहाँ पे राजा अपने टैक्स में वृद्धि करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से धन एकत्रित करता है, जिससे जब राजा शक्तिशाली होगा तो वो जन से जनपद बनेगा, जनपद से क्या बन जाएगा? महाजनपद बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, वो पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन में होने लगा था, ठीक है। लोहा के प्रयोग से जो आपका अनाज था, जो पहले कम होता था, वो ज्यादा होने लगा, क्योंकि खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इन लोगों के पास अब औजार आ गए थे। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, जहां भी सूत्र लिखा रहे ना, अगर पूछ दे किस धर्म से जुड़ा है, तो आंख बंद करके जैन धर्म मार दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको ऑप्शनल भी नहीं है कि आपको रटना है, लाइन बाय लाइन लिखना है। अब तो बीपीएससी मजा कर दिया है, नहीं, खास करके जो मानविकी सब्जेक्ट में खास करके हिस्ट्री वाले को खूब पढ़ के जाना पड़ता था, तब बीपीएससी ने टेंशन ही हटा दिया। अब बस समझ के जाइए, अब उसको रट के जाने को वहाँ लिखना तो रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम तो कहेंगे सब लोग अब हिस्ट्री ले लो, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब जगह काम आएगा। ऑप्शनल LSW या अन्य लेने से क्या फायदा है, वो तो खाली ऑप्शनल बिना अलग से मेहनत हो जाएगा। पढ़ो एक बार, 13 जगह यूज करो उसको, नहीं। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपद कौन कौन थे, इसकी राजधानी जरूर पूछता है, और हर एक बार पूछता था बीपीएससी में, ठीक है। कभी काशी का, कभी मत्स्य का, तो पूछते रहेगा। तो काशी जो यूपी में है, उसकी राजधानी जो थी वो क्या, कहाँ थी? वाराणसी। राज्य की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। और शासक उस समय वहाँ के थे अशुसेन। कौन शासक थे? अशुसेन। कौशल महाजनपद का, इधर जो आपको लिखा हुआ ये महाजनपद है, क्या है? महाजनपद। अब कहिए जनपद, अभी का जो राज है ना, उस समय का महाजनपद मान लो, ठीक है। जो स्टेट है एक प्रकार का, उतने बड़े क्षेत्र में उस समय महाजनपद हुआ करता था। जन मतलब होता था गांव, अभी भी यूपी में जाओगे जन बोलेगा। जनपद जिला को कहा जाता था, महाजनपद पूरे स्टेट को कहा जाता था, बड़ा क्षेत्र को, जहां का शासक हुआ करता था। कौशल, श्रावस्ती, साकेत, प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत उंगली माल डाकू वाला कहानी आपने सुना होगा, उसमें ये सब का जिक्र आपका मिलता है। याद है तो थोड़ा बहुत याद होगा आपको। अंग आपको बता ही दिया, मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र था। चंपा जो कि उसकी राजधानी हुआ करती थी, ब्रह्मदत्त वहाँ का शासक हुआ करता था। ब्रह्मदत्त का ही बेटा था जरासंध, जिसको भीम ने मल्ल के युद्ध में 2 फाड़ किया था, नहीं वो जुट जाता था। तो कहानी आप जानते होंगे, महाभारत देखा होगा, तो उसमें उसके जो जब दोनों शरीर के बीचों बीच उसको फाड़ता है, तो दोनों 2 साइड में फेंकता है उल्टा करके, तब वो नहीं जुटता है। तो ये उस वहाँ का जो शासक हुआ करता था, ठीक है, ब्रह्मदत्त।
ये वहाँ का क्या बोलते हैं, मल्ल का। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ का चर्चा कर रहे थे, ये ब्रह्मदत्त, सॉरी ब्रह्मदत्त ये दूसरा है, ये ब्रह्मदत्त एक और है। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। और वो मल्ल का शासक था, मल्ल नरेश था वो, जरासंध। ठीक है, मगध में ही आता था उस समय। अब राजगिरी, कई बार ये इस बार तो क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि मगध का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, नहीं, ये मगध का राजधानी, सबसे पहली राजधानी कहाँ थी ये पूछा था। तो सबसे पहली राजधानी गिरिब्रज है। कौन है? गिरिब्रज। उसके बाद राजगिरी, तब बना पाटलिपुत्र। तो सबसे पहली, इसका तो साक्ष्य नहीं है महाभारत हुआ था या नहीं हुआ था। अब इसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद क्यों शक्तिशाली था, इसके पीछे आप रीजन जान लीजिए कि इसका सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में कि इसकी जो राजधानी थी दोनों सुरक्षित था, पटना भी सुरक्षित, पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र आप देखिएगा चारों ओर से नदी से घिरा हुआ, एक तरफ सोन नदी, एक तरफ पुनपुन नदी, यहाँ एक तरफ जो है आपका गंगा नदी हो गई खुद, एक तरफ गंडक। यानी जो पाटलिपुत्र है वो गंगा के किनारे तो है, तो एक तरफ तो गंगा से तो है ही, और दूसरे तरफ आप पटना के पास ही फतुहा है, वहाँ पुनपुन नदी से घिरा हुआ है। आगे इधर गंडक भी आ गई है और इधर आकर के आपको सोन नदी भी आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो आपका पाटलिपुत्र है चारों ओर से नदी से घिरा हुआ पाटलिपुत्र था, जिस कारण से बाहरी आक्रमण करना इतना आसान काम नहीं था। अगर उत्तर भारत से जाता तो गंगा नदी पार करेगा तब तो, अभी ना गांधी से तो पुल है, नहीं तो बीचे में नाव डुबा करके मार देगा सबको, नहीं। तो भौगोलिक कारण सबसे पहला कारण था। उसके बाद जो राजगिरी था वो भी पहाड़ों के बीच में था। ठीक है, चारों ओर से पहाड़ था और बीच में राजगिरी बसा हुआ था, तो यहाँ पर भी अटैक करना उतना आसान काम नहीं था। तो इसका भौगोलिक कारण था जिस कारण से भी यह शक्तिशाली हुआ। दूसरा कारण देखो, कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली होता है जब तक उसके पास धन संपदा नहीं होगा तब तक वो शक्तिशाली नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए, उपजाऊ या उत्पादन होना चाहिए। यानी उस समय का मुख्य पेशा क्या था, कृषि। तो गंगा का जो मैदान था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ मैदान था। ठीक है, तो गंगा का जो उत्पादन जो था वहां पे, गंगा का मैदानी क्षेत्र पे मगध में, पटना तो गंगा के किनारे ही है ना, तो वहां पे अधिशेष उत्पादन था, खाने से ज्यादा। अधिशेष मतलब सरप्लस इकोनॉमी, यानी खाने से ज्यादा अनाज हो जाता था। उसके बाद तो अनाज होता था तो सरकार टैक्स भी लेती होगी, उस समय का जो राजा होता होगा मगध का, तो वो शक्तिशाली हो गया। उसका कृषक की बेहतर स्थिति थी। आप जाइए द्वार के क्षेत्र में, सिर्फ बीज को बो दीजिए, आप देखिए कितना अच्छा फसल होता है, बिना यूरिया पोटास डीएपी के अच्छा फसल होता है, बिना सिंचाई, क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। राजाओं को इन लोगों ने कर दे करके शक्तिशाली बना दिया। यानी दूसरा कारण आपके गंगा का उपजाऊ मैदान। अब तो मेन से है नहीं कि इसको रट के जाना है, बस समझ के जाना है क्यों शक्तिशाली था। लोहे के औजार, कृषि में युद्ध में लोहे का महत्व बहुत ज्यादा था। नए हथियार और रथ मसूल महाशील कंटक का प्रयोग। उस समय जो आपका जो शासक हुआ करता था, खास करके यहाँ पे अगर आप देखिएगा अजातशत्रु जो था उसने महाशील कंटक हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है, जो कि उस समय का वर्जित हथियार था। अब कहिएगा ये कौन सा हथियार होता है, तो बाहुबली मूवी देखिएगा तो उसमें रथ में एक जो है ना महाशील कंटक, वो हुआ पत्थर को बांध करके जैसे तोप में छोड़ता है ना, तो पत्थर को बहुत तेजी से खींच करके छोड़ दिया। तो अब जहां गिरा कम से कम तो 10-5 सेना को तो लेके मरेगा। उसके बाद रथ मसूल था, रथ में ही चक्र लगा रहता तलवार टाइप का। ठीक है, जिधर वो रथ घूमेगा उधर से जो है जैसे कुट्टी काटता है ना गांव घर में, वैसे आदमी कटना शुरू। तो वो वर्जित हथियार था उस समय का, लेकिन उसका प्रयोग वो कूटनीति के तहत किया था। कौन? अजातशत्रु, और वैशाली को जीत लिया था। तो लोहे का औजार वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसको शक्तिशाली बनाने में। और आप देखिएगा जैसे बिहार है, बिहार के आपके दक्षिण पार्ट में, छोटा नागपुर के पठार के साइड में, अभी तो चला गया झारखंड में, उस समय तो बिहार का ही पार्ट था। तो यहाँ पे क्या है, आपका खनिज संपदा बहुत है, लोहा कोयला। धनबाद में क्या है, कोयला है। उसी के बगल में लोहा, टाटानगर में, जमशेदपुर में लोहा है। तो कहने का अर्थ है कि लोहा से ही हथियार बनेगा, और हथियार बनाने के लिए कोयला चाहिए। तो लोहा कोयला इन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में था, तो हथियार तो एकदम बढ़िया बना लिए ये लोग। ठीक है, और उसके बाद हथियार से वन को, उधर जंगल झाड़ था उसको साफ करके भी
वहां पे लकड़ी बेच करके भी ये लोग धनी मनी हो गए। तो कहने का अर्थ है कि लोहे का औजार ने प्रमुख भूमिका निभाया था। वाणिज्य और व्यापार, नगरीकरण हो चुका था, व्यापारी समृद्धि आ चुकी थी। चूंकि इसी क्षेत्र में जो है गौतम बुद्ध और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी ने मध्यम मार्ग अपनाने को कह दिया था और बिजनेस को जो कह सकते हैं मुनाफाखोरी, पहले क्या था कि हिंदू धर्म में मुनाफाखोरी को पाप बताया जाता था या सूदखोरी को पाप बताया जाता था। सूदखोरी समझ रहे हो ना, सूद ब्याज पे पैसे लगा के पैसे खाना, बौद्ध धर्म में इसको पाप बताया जाता है, ठीक है। लेकिन जब बौद्ध धर्म आया तो उसने इसको पाप नहीं बताया, जिस कारण से व्यापारी वर्ग के लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और वो वहां पे इस क्षेत्र के विकास का कारण बन गया। उसके बाद राजा को कर दे करके ये लोग राजा को शक्तिशाली बना दिए। सिक्कों का प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, खरीद बिक्री आसानी से हुई, तो एक जगह से दूसरे जगह मतलब व्यापार का प्रगति हुआ, उससे आमदनी बढ़ी। हाथियों का प्रयोग, ये लोग सैन्य अभियान में हाथी इनके पास बहुत ज्यादा था। आपने पढ़ा होगा कि मौर्य काल में जो था, क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हेलेना से होता है, और हेलेना किसकी बेटी रहती है, सेल्यूकस निकेटर की, और सेल्यूकस निकेटर को यह 500 हाथी दान में दे देता अपने ससुर जी को, ले जाओ भाई, ससुरे को दान में दे देता है। लेकिन ससुर भी कमजोर थोड़ा ही है, पूरा पाकिस्तान का जो 4 महाप्रांत था उस समय का, काबुल, कंधार, वो सब इसको दे दिया गिफ्ट में। तो ये भी सोचा 500 हाथी कितना खाएगा पता नहीं, चलो भाई ले जाओ अपना पालो, नहीं। अब देखिए विभिन्न शासकों का योगदान। अब देखो जो भी शासक हुए मगध के, वो बड़ी समझदार हुए। सबसे पहला शासक जो बिंबिसार हुआ, उस साम्राज्यवादी नीति अपनाया और विवाह किया कितना, तो 500 शादी कर लिया। इतना चालाक था कि अब देखो 500 शादी कर लिया तो जिधर जाए उधर कुटमैती हो गया। तो कोई कुटमैती में कुटुंब से लड़ाई करेगा रे, सिंपल सी बात है। किसी का दामाद हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो वो लड़ाई नहीं करता था। आसपास का जो भी शासक था, इसका जो है रिश्तेदारी था, 500 शादी करके वो क्या क्या साम्राज्य का विस्तार कर लिया, ठीक है। उसके बाद अंग महाजनपद को भी जीत लिया। आगे अजातशत्रु आया, इसका बेटा, यह भी कम नहीं, इसने कूटनीति का प्रयोग किया और महामंत्री के मदद से किसको जीत लिया, वैशाली को। और कौन सा हथियार प्रयोग कर दिया, महाशीलकंटक, जो कि वर्जित है। अगर हमको पाकिस्तान जीतना हो और परमाणु हथियार गिरा दे, जबकि वो वर्जित है ना, परमाणु हथियार लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उस समय का वर्जित हथियार का प्रयोग करके अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद लक्ष्मी और काशी को भी विजिट कर लिया, किसने, अजातशत्रु ने। जो बचा खुचा उदयीन जो था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दिया, पटना जिसका अभी वर्तमान में नाम है। उसके बाद आया शिशुनाग, उसने अवंती, उस समय का सबसे बड़ा महाजनपद में आता था, उसको भी मगध में मिला लिया। फिर अगला आया महापद्मनंद, महापद्मनंद आता है शूद्र शासक प्रथम। उसने भी क्या किया, कलिंग जो उड़ीसा था उसको मिला दिया मगध में। यानी जितने शासक हुए, एक भी कमजोर शासक यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, परमाणु बम वर्जित। अब आते मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। तो गिरिब्रज सबसे पहले, उसके बाद राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र, ठीक है। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो पहला कौन था, गिरिब्रज, तब राजगीर, तब पाटलिपुत्र। अब वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। सबसे पहला मगध का राजवंश था हर्यक वंश। यह क्वेश्चन इसमें बिहार एसएससी में भी पूछा था कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो वो भी हर्यक वंश था। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि सबका बेटा अपने बाप को ही मार के बना था, ठीक है। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, ये भी अपने पिता जो को ही मार करके गद्दी पे आया था। अब पिता 500 शादी करेगा तो बेटा उसको छोड़ देगा, मानता तो होगा नहीं, कितना को मानेगा, ठीक है। तो 540 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व में जो आपका है बिंबिसार का शासन रहता है। इसका एक और नाम था श्रोणीय। क्या नाम था, श्रोणीय, ठीक है। श्रोणिक भी नाम रहता है। उसके बाद विशेषता साम्राज्यवादी था, वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और किया भी। पत्नी लक्ष्मी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलेना या छल्ला के साथ विवाह हुआ। फिर कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह हुआ। भद्र देश की जो कुरु के समीप था, यानी पंजाब के आसपास, वहाँ की महारानी थी राजकुमारी, महारानी नहीं सॉरी, राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह हुआ था। यानी ये तो 3 फेमस लोगों से विवाह हुआ था, जो उस समय का सेलिब्रिटी होगी
इसलिए उसका नाम है। बाद बाकी 500 शादी मतलब 497 और हुआ, ठीक है। इसने अपने राजवैद्य अवंती को, देखो यह क्वेश्चन पूछा था कि क्या नाम है इसका, राजवैद्य का क्या नाम है, चंड प्रदोत की पीलिया पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। अवंती नरेश कौन था, चंड प्रदोत, उसको इलाज करने हेतु उसको हो रखा था पांडु रोग। पांडु रोग मतलब जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है। तो उसके इलाज करने के लिए अवंती नरेश के यहाँ अपने राजवैद्य को भेजा था। इसकी हत्या इसी के पुत्र ने कर दी, अजातशत्रु, ठीक है। नाम है अजातशत्रु और बन गया पिता का ही शत्रु, ठीक है। अब आ जाइए, अजातशत्रु का अन्य नाम कुनिक भी था। 492 से 460 ईस्वी पूर्व, देख लो माइनस हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ईस्वी पूर्व हम लोग जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषता साम्राज्यवादी था। कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध में प्रसेनजीत की हार हुई। यहाँ पर प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा से विवाह कर दिया, किसको, अजातशत्रु को। अपनी मंत्री वत्सकर के सहायता से लक्ष्मियों की शक्ति, यही वत्सकर जो था, वत्सकार यही कूटनीतिज्ञ था, और इसी की सहायता से कौन, तो अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया था। किसका प्रयोग करके, महाशीलकंटक और रथमसूल का प्रयोग करके। काशी और वैशाली को भी आगे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैशाली को सर्वप्रथम मगध में किस शासक ने मिलाया था, और खास करके कमीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही उठाता है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से, जो नोट्स हम भेजेंगे आपको ग्रुप में या ऐप में, जहाँ भी भेजेंगे उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, रख लीजिए, जो करना कीजिए। प्रथम बहुसंगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। तो कई बार पूछेगा प्रथम बहुसंगति गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात कहां पे हुई थी, तो राजगिरी में हुआ था, और उस समय का शासक कौन था, अजातशत्रु। और इसकी हत्या देखो, जैसा करनी वैसा फल नहीं। इसका पुत्र भी इसको नहीं छोड़ेगा, कहेगा हमारा दादाजी को मारा, रुको तुमको भी मारते हैं। तो इसका पुत्र की, इसका जो हत्या है इसी का पुत्र उदयन ने कर दिया। और उदयन की क्या विशेषता है, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और यह 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक रहता है उदयन। उसका एक और नाम उदयभद्र था। विशेषता क्या था, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर उसका नाम था, ठीक है। उस समय कुसुमपुर नगर की स्थापना किया, और राजगिरी से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, पटना। राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र। समझ रहे ना, कहाँ किया, पाटलिपुत्र, राजगिरी से। चूंकि अजातशत्रु के समय में कहाँ था राजधानी, राजगिरी था। बिंबिसार के समय में राजधानी कहाँ था, राजगिरी था। ट्रिक याद रखिएगा, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, ठीक है। ये बहुत प्रथम बहुसंगति हुआ था राजा फॉर राजगीर में, ठीक है। महाराजा महाकश्यप उसकी अध्यक्षता किया था, आजा फॉर अजातशत्रु, राजा महाराजा आजा। चलिए आगे ट्रिक बताएंगे। उसके बाद एक कालाशोक सॉरी शिशुनाग वंश इसके बाद आएगा। इसके बाद कौन सा वंश आएगा, शिशुनाग वंश। और इसका संस्थापक शिशुनाग रहता है। ये हर्यक वंश गया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, उदयन। इसको पितृहंता वंश इसलिए कहा गया चूंकि अपना पिता का ही सब हत्या किया था। अब आ गया शिशुनाग वंश। इसी के यहाँ कभी वो सेना रहता था, बाद में कमजोर पाते ही अपना ये शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। नहीं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जब कमजोर पड़ेंगे तब अमित शाह हावी हो जाएंगे। चलिए, जैसे अभी नीतीश कुमार कमजोर पड़ेगा तो तेजस्वी यादव जो है हावी हो जाएगा। कोई तो युवा होना चाहिए ना संभालने के लिए। तो वही है। संस्थापक शिशुनाग था। 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व। विशेषता अवंती राज को जीत करके मगध में मिला लिया। तो शिशुनाग की एक विशेषता याद रखिएगा, अगर बीपीएससी में पूछेगा कि अवंती राज को किस शासक ने मिलाया था, तो उसका नाम था शिशुनाग, और वो शिशुनाग वंश का संस्थापक भी था। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी, फिर इसने अपनी राजधानी पटना से कहाँ ले गया, वैशाली ले गया। तो दूसरी बहुसंगति जो होगी वो कहाँ पे होगी, वैशाली में। किसके समय में, कालाशोक के समय में। क्योंकि इस शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक था 394 से 366 ईस्वी पूर्व। इसने अपनी राजधानी पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी, क्योंकि यह राजधानी शिशुनाग ने ले गया था, कहां से, पटना से, पाटलिपुत्र से। लेकिन फिर आपका जब कालाशोक आएगा
लेकिन यह बहुत संगति द्वितीय करता है, अपने राजधानी उस समय वैशाली था, आगे चल करके यह फिर पटना स्थानांतरित कर देता है। कौन? कालाशोक। इसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बहुसंगति का आयोजन हुआ और कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोग करके इसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ तक हो गया। आप कौन से वंश तक हो गया? शिशुनाग वंश तक। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का हम जो है करेंगे नंद वंश, ठीक है। और उधर आपका गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, दर्शन, फिलॉसफी, क्योंकि अब तो मेंस में पूछने वाला तो है नहीं, लिखना है नहीं, तो हम लोग तेजी से एक दिन में, मतलब इतिहास 5 से 6 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। एनिशिएंट 5 लेक्चर मान के चलिए, मिडेवल 5, वर्ल्ड तो पूछता नहीं है, लेकिन ऑप्शनल अगर लेंगे तो उसमें पूछेगा, और 5 क्वेश्चन जो है हम लोग आधुनिक, ठीक है, 5 दिन। तो इस तरीका से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ है नहीं, बस उसी को क्या करना है, जो आपको नोट्स देंगे उसको प्रिंट करा के पढ़ लीजिए। अब बाकी जो भी दिक्कत है तो समझ में आ ही जाता है, इतिहास, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट है, तो बार बार रिपीट करने से आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बार बार आपको पढ़ना पड़ता है। कहीं भी कोई तरह की दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत भी है? देखो हम बहुत चीज़ पढ़ा दिए आज, इतना अगर हमको मेंस पढ़ाना होगा तो इतना चीज़ 4-5 क्लास में हम पढ़ाते, लेकिन आपको चूंकि हम जान रहे हैं कि अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो अब बस आपको क्या करना है, उसको समझ लेना है। बाकी आप लोग उसको 1 बार 2 बार प्रिंट करा करके पढ़ते रहना, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।